जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एमसीक्यूज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम पूरे टॉपिक को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। और आज हम आजीविका के यूनिट 1 से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आजीविका के यूनिट 1 में भारतीय कृषि के बारे में बताया गया है और क्लियरली 4 टॉपिक को मेंशन किया गया है। फर्स्ट, हरित क्रांति; सेकेंड, श्वेत क्रांति; थर्ड, कृषि का मशीनीकरण; एंड फोर्थ, पशुपालन। तो इन टॉपिक को क्लियरली मेंशन किया गया है। दैट मीन्स इसमें से हमें एमसीक्यूज तो तैयार करना ही है, लेकिन भारतीय कृषि के बारे में जिक्र किया गया है। तो भारतीय कृषि का एक परिचय वाली क्लास आप लोगों ने सभी ने कवर की होगी आपकी स्टैटिक पोर्शन में। तो उससे संबंधित आज हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम जो क्लियरली मेंशन टॉपिक है उसके बारे में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, आज आप एमसीक्यूज तो कवर कर रहे हैं, बट मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अक्सर ये अच्छे टॉपर इसको यूज़ करते हैं। करना क्या है कि मान लीजिए आपको कोई भी आंसर नहीं पता है किसी भी क्वेश्चन का, आप कंप्लीटली ब्लैंक है, उसके बारे में जीरो नॉलेज नहीं है। तो आपने देखा होगा जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे अंदर से एक फर्स्ट आंसर जो आता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि वो आंसर सही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है। लेकिन कभी क्या होता है, हम जैसे ही उसके आंसर के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं तो जो हमने पहले आंसर सोचा था वो थोड़ा हमारा आंसर चेंज हो जाता है, और कभी कभी वो गलत भी हो जाता है या कभी सही भी हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है कि आपका जो माइंड है, सपोज़ किसी आंसर के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, तो क्या पहले बार में जो अंदर से आपकी फीलिंग आ रही है कि ऑप्शन ए सही हो सकता है या ऑप्शन बी, पहली जो आपके अंदर से आवाज़ आती है उसको कोशिश करना है ट्रैक करने का, क्या वो सही बैठता है। मतलब आपको हर क्वेश्चन का आंसर अपने एंड से देना है। दूसरी बात ये कोशिश करनी है कि जैसे आपको लगेगा कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन के आंसर आपको अभी एमसीक्यूज आप करेंगे तो नहीं पता होगा सपोज, तो उसमें से जो आपने लगाया था और जो मैं बताऊंगा क्या वो मैच कर रहा है, तो इसमें आपका रेशियो कितना है। ऐसा कुछ होगा तो एग्ज़ाम में क्या करना है आपको कि जो आपके अंदर से पहली आंसर आएगी आप कोशिश करिए कि उसको ही टिक करने का। कुछ लोगों का ऐसे होता है, बहुत लोगों का पहला ही आंसर कभी कभी सही होता है, और इस ट्रिक को बहुत सारे टॉपर फॉलो करते हैं। नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को जो नए बिल्कुल इस मार्केट में कदम रखे, कंपटीशन एग्ज़ाम के बाज़ार में पहली पहली बार घूम रहे हैं, तो उनको इस आइडिया, मेरा जिम्मेदारी बनती है मेरी कि आपको मैं उस चीज़ से अवगत कराऊं। तो चलिए इसको फॉलो करिएगा, देखिएगा आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। तो चलिए आज हम भारतीय कृषि से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गहन कृषि की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या है। ऑप्शन ए, फसल उगाना और पशुपालन; बी, फसल उगाना और बागवानी; सी, एक ही वर्ष में कई बार फसलें उगाना इसमें शामिल है; डी, कृषि उत्पादन खुद के उपभोग के लिए करना। ये क्वेश्चन कृषि के वर्गीकरण से संबंधित है और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप आंसर देने की कोशिश कीजिए और मिलाइएगा, एक कॉपी पे रख लीजिए कि आपका कौन कितना आंसर सही हो रहा है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक ही वर्ष में कई बार फसलें उगाना इसमें शामिल है। ये कहलाता है गहन कृषि, और किस क्षेत्र में अधिक होता है, जहाँ पर पानी की समस्या नहीं है, उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, वो एक ही वर्ष में कम से कम 2 फसलें या 3 फसलें भी लेते हैं। ये कहलाता है गहन कृषि। उसके बाद हम चलते हैं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसल उत्पादन करना, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के निर्माण की प्रक्रिया शामिल होता है किस कृषि के अंतर्गत। ऑप्शन है वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि, जिसको हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं, या समेकित कृषि या इंटीग्रेटेड फार्मिंग, है ना। तो इसका आंसर क्या है, जैसे देखिए सबको आप क्या कर रहे हैं, इस प्रक्रिया में सबको एकीकृत कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह आप सभी को क्रियान्वित कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, समेकित कृषि। तो इसका आंसर है डी, समेकित कृषि।
चलते हैं। आर्द्र भूमि कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल शामिल नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, ये बोल रहा है आर्द्र भूमि कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल शामिल नहीं है? तो बाजरा, चावल, जूट या फिर गन्ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लगाइए और ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आर्द्र भूमि कृषि क्या होता है? आर्द्र भूमि कृषि वह कृषि होती है जिनके फसलों को अधिक पानी की ज़रूरत होती है। तो किसे अधिक पानी की ज़रूरत होती है भाई? एक गन्ना, चावल को तो लगता ही है, और जूट। और बाजरा क्या है? बाजरा क्या है? मिलेट है, मतलब मोटा अनाज। और जितने मोटे अनाज होते हैं, हमने देखा था कुछ सालों पहले ही हमने मिलेट ईयर मनाया था, है ना, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया था। तो मिलेट की खासियत क्या होती है कि वह सबसे कम, मतलब न्यूनतम पानी में ही उसकी पैदावार की जा सकती, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? बाजरा, मतलब यह आर्द्र भूमि कृषि के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, फिर हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अंतरा फसलीकरण की सही व्याख्या क्या है? अंतरा फसलीकरण किसे कहते हैं? देखिए, अब ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को। दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोया जाता है, फसलों को अलग अलग क्यारियों में बोया जाता है, निश्चित समयांतराल पर फसलों को परिवर्तित किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। अंतरा फसलीकरण का सही आंसर है ऑप्शन बी, फसलों को अलग अलग क्यारियों में बोया जाता है। जैसे हमने क्लास कवर किया था तो आपने देखा होगा, हमने यह दो क्यारियां बना ली और दोनों ही साथ क्या करते हैं, अलग अलग फसलें हम इसमें उगाते हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया अंतरा फसलीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ये सब वर्गीकरण है, आपने अपने स्टैटिक पोर्शन में जरूर कवर किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री विधि की विशेषता नहीं है। अब श्री विधि क्या है? आपने देखा होगा, श्री विधि की विशेषता नहीं है। यह मेडागास्कर में विकसित की गई। ऑप्शन बी, पौधों की जड़ों में नमी बरकरार रखना ही पर्याप्त होता है। ऑप्शन सी, धान की खेती में पानी कम लगता है। ऑप्शन डी, धान का उत्पादन औसतन कम होता है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में एक बार रिकॉल कीजिए। इसका सही आंसर है, पढ़ेंगे तो आपको ध्यान से पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि धान का उत्पादन औसतन कम होता है। क्या भाई? मेडागास्कर विधि को हम इसीलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि धान का उत्पादन इसमें 300% अधिक होता है। तो यह क्या करता है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना होगा और उसके बाद आप आंसर में इजीली पहुंच सकते हैं। चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण, जिसे हम क्या करते हैं, SDR, है ना, कि विधि के बारे में क्या सही नहीं है? तो यह बीजों को सीधे खेत में ड्रिल किया जाता है, इसमें जल की कम खपत होती है, नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती और अधिक श्रम लागत है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बिल्कुल हम खेत में सीधे बीजों को ड्रिल करते हैं। बीजों को ड्रिल करते हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें जल की खपत भी कम होती है और इसमें अधिक श्रम लागत होता है। क्या? बिल्कुल अधिक श्रम लागत नहीं होता है ना। इसमें कम श्रम लागत की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप सीधे बीजों को ड्रिल कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ड्रिप सिंचाई यानी कि टपक विधि किस फसल के लिए अधिक अनुकूल है? चावल, गेहूं, फूल और रागी। तो इसका सही आंसर है फूल। बाकी ऑप्शन पढ़िए, आपको आंसर है पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि चावल, गेहूं और रागी क्या है, ये सभी अनाज है और अनाजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक उनके खेत को हमें पानी से लबालब भरने की ज़रूरत होती है। और ड्रिप सिंचाई टपक विधि में क्या करते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर का यूज़ करते हैं। ड्रॉप माध्यम से हम क्या करते हैं, फसलों को पानी पहुंचाते हैं। तो यह मुख्य रूप से किस में हो सकता है, फूल, बागवानी, है ना, इसमें हम क्या करते हैं, टपक विधि का उपयोग करते हैं। सिंचाई की फव्वारा विधि की विशेषता नहीं है। अब फव्वारा विधि की विशेषता नहीं है तो क्या है, इसमें पानी की बचत होती है, दलहनी फसलों के लिए उपयोगी है,
कीटनाशकों का इसमें बेहतर उपयोग हो सकता है, निम्न आरंभिक लागत होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, निम्न आरंभिक लागत नहीं होती। फव्वारा विधि एक कॉस्टली प्रक्रिया है, नॉर्मली छोटे किसान इसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसकी सबसे बड़ी जो एक हिसाब से समझिए इसका ड्रॉबैक है कि इसकी उच्च आरंभिक लागत होती है ना। तो इस ऐसे वाले ट्रैप में आपको थोड़ा सा फंसाया जा सकता है। 9 को हम पढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है कौन सा धान में लगने वाला विषाणु जनित रोग है। तो देखिए, पहला है टुंगरू, दूसरा है बूरा धब्बा, तीसरा है खैरा रोग और चौथा है सफेदा रोग। तो इसका सही आंसर क्या है? टुंगरू। टुंगरू ही क्या है? धान में लगने वाला विषाणु जनित रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। तो भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं? मानसून पर अधिक निर्भरता होती है, विखंडित इसमें जोत होते हैं, भूमि सुधारों की कमी होती है और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी ही भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम आते हैं, धान में लगने वाला सफेदा रोग का क्या कारण है? जस्ते की कमी है क्या? बी है लौह तत्व की कमी के कारण, सी है जीवाणु जनित रोग और डी है नाइट्रोजन की अधिकता। तो इसको थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद रखने की ज़रूरत होगी आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लौह तत्व की कमी के कारण धान में सफेदा रोग हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ई एग्रीकल्चर के अंतर्गत शामिल है। ई एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? तो ऑप्शन ए किसान कॉल सेंटर, ऑप्शन बी किसान एसएमएस, ऑप्शन सी कम्युनिटी रेडियो या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग तो जिसमें उपरोक्त सभी चीज़ें आ गई मतलब वही को आंसर मानते हैं और काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन ऐसे सही भी होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी ई एग्रीकल्चर के पार्ट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी समिति या आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को अंतिम अनुमति देता है? ध्यान से वर्ड को देखिएगा, अंतिम अनुमति की बात की गई है इसमें, है ना। तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। यही अंतिम क्या करता है? अनुमति देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 13, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में हमने क्या किया है? विभाजित किया है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाता है डी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि उपलब्ध है क्या कहलाते हैं? सीमांत किसान, मध्यम किसान, लघु किसान या फिर बड़े किसान? ये भी थोड़ा सा आपको फंसाने वाली चीज़ है। बहुत सारे लोग सीमांत किसान में ही लगाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? लघु किसान, है ना। लघु किसान के पास क्या होता है? 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजातियों की उपज लेने की कृषि क्या कहलाती है? ए एक्वाकल्चर, बी सिल्वीकल्चर, सी पीसी कल्चर या डी मैरीकल्चर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वीकल्चर कहलाती है जब हम कृषि फसल एवं वृक्षों को साथ साथ लगाते हैं और उसका उपज प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
आप सभी स्टैटिक पोर्शन में खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ाई होगा। उर्वरक और खाद से हमेशा क्वेश्चन बनाए जाते हैं और काफ़ी सिंगल लाइनर क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो इसका ऑप्शन है ए सुपर फॉस्फेट, बी पोटास, सी यूरिया, डी अमोनियम सल्फेट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यूरिया। यूरिया क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं खाद के बारे में क्या सही नहीं है। खाद क्या है? खाद क्या यह एक कार्बनिक पदार्थ है? यह पौधे एवं जंतु अपशिष्ट पर आधारित होता है? यह सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होता है और इसमें ह्यूमस नहीं होता? तो आपको क्या बताना है, क्या सही नहीं है। तो बिल्कुल खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों से ही हम खाद को बनाते हैं। यह पौधे एवं जंतु अपशिष्ट पर आधारित होता है, दैट्स ट्रू। यह सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होता है, बिल्कुल सही। जब इसका अपघटन होता है तभी वह क्या होता है, खाद बनता है। और इसमें ह्यूमस नहीं होता, बिल्कुल गलत। जहाँ पर पौधों की बात आई, जहाँ पर छोटे जो पत्ते झड़े रहते हैं उनकी बात आई, तो इसमें आपने पढ़ा भी होगा। जब आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो वन आधारित मिट्टी होते हैं उसमें क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, पौधे के अपशिष्टों का उपयोग होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ही है कि इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता है ना। फिर हम आते हैं और देखते हैं भारत में कृषि का महत्व किन क्षेत्रों में है। देखिए आपसे महत्व पूछा जा रहा है। तो ए सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, 2 खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है, 3 गरीबी न्यूनीकरण में योगदान देता है और 4 ऊर्जा सुरक्षा में इसकी भूमिका होती है। तो बिल्कुल सही है आप सभी। आपने सभी आंसर का ऑप्शन हम देखते हैं, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो ये क्या है, सभी इसके ऑप्शन सही हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी। एमएसपी के क्वेश्चन को जरूर करिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये एमएसपी हर दिन न्यूज़ में बना रहता है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को पहली बार खालिस्तान के लिए पेश किया गया था, बाजरा के लिए पेश किया गया था, रागी के लिए, मक्का के लिए कि गेहूं के लिए। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर क्या है, डी गेहूं के लिए। भाई एमएसपी जिस समय लागू किया गया था उस समय हमारे देश में कौन सी स्थिति, खाद्य संकट की स्थिति थी। सबसे ज़्यादा हमने किस पे ध्यान दिया था, चावल गेहूं में ध्यान दिया था। तो एमएसपी किसके लिए लाया जाएगा, चावल या गेहूं के लिए लाया जाएगा, चावल। और मुख्य रूप से इसको गेहूं के लिए ही लाया गया था, है ना। चावल रहता तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते, लेकिन हमने चावल इसमें नहीं रखा हुआ है। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोपड़ फसल, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उससे बहुत आसानी से बन जाएगा। ए रबड़, बी बाजरा, सी कहवा, डी चाय। अब देखिए मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं पता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, रबड़, कहवा और चाय ये मुख्य रूप से बागानी फसल है ना। और बाजरा तो कहीं भी उगा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें एक स्पेसिफिक रीजन में ही इसकी पैदावार होती है। तो रोपड़ फसल क्या होता है, जो बागानी फसल होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम रोपड़ फसल कहते हैं। और तीनों की तीनों क्या हैं, रोपड़ फसल है। बाजरा क्या है, रोपड़ फसल नहीं है। ठीक है, चलिए जैविक खेती की सही व्याख्या क्या है। ए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से हम उपज प्राप्त करते हैं, बी आनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन होता है, केवल विकसित देशों में इसकी खेती होती है, और ऑप्शन डी प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, जैविक खेती की सही व्याख्या क्या है, तो प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए तो ये जैविक है। जैविक चीज़ों का क्या करते हैं हम, उपयोग इसमें करते हैं। चलिए
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा पेज को मैं छोटा करता हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिले में कृषि विस्तार प्रणाली के समन्वय और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? ए, जिले का कृषि महाविद्यालय, बी, कृषि सहकारी समितियां, सी, किसान कॉल सेंटर, या डी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। तो यहाँ पे हो सकता है फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो इसके बारे में, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति। अब मैं बोलूँगा तो आपको याद आ जाएगा, आत्मा, ATMA, है ना, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आत्मा के बारे में आपने सुना होगा। हर जिले में क्या होता है, इसकी एक मतलब ये एजेंसी होती है और यह मुख्य रूप से कृषि विस्तार प्रणाली के संबंध में समन्वय और प्रबंधन का काम करती है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन रहा होगा, आई होप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, किसानों को निःशुल्क बीज, खाद और कीटनाशक वितरित करना, लघु अवधि ऋण प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, या डी, टिकाऊ कृषि पद्धति एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। तो कृषि विज्ञान केंद्र अलग अलग स्थानों में इनकी स्थापना की जाती है ना। कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य रूप से क्या करते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र में देखिए, नाम से ही थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। विज्ञान केंद्र मतलब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ना कृषि के क्षेत्र में, जो भी टेक्नोलॉजी का आजकल हम नए नए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे ड्रोन ही हो गया, है ना। तो विज्ञान केंद्रों के माध्यम से क्या करते हैं, इस खाई को पाटने का काम करते हैं कि किसानों तक इस टेक्नोलॉजी की पहुंच हमें निर्धारित करनी है, उनको प्रोवाइड करना है। जो किसान इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच नहीं है, विज्ञान जो नए नए नवाचार कर रही है, वहां तक किसानों का जो एक अंतर है, किसान के बीच में उसकी खाई है, टेक्नोलॉजी और किसान के बीच की जो खाई है उसको हमें भरना है। तो ये काम करता है कृषि विज्ञान केंद्र। तो दैट मीन्स क्या होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा कि टिकाऊ कृषि पद्धति एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। व्यावसायिक खेती के लिए भारत का एकमात्र स्वीकृत आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल कौन सी है ना। तो ए, बीटी बैगन, बी, बीटी टमाटर, सी, बीटी कपास, या डी, बीटी प्याज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बीटी कपास। यहाँ पे थोड़ा समझिए, जिसे हम जीएम क्रॉप भी कहते हैं, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये क्रॉप क्या होते हैं, मुख्य रूप से जैसे अक्सर कपास में जो कीड़े लगते हैं उसके बाद कपास की फसल पूरी की तरह बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए कपास में उनको आनुवांशिक रूप से उसको मॉडिफाई किया गया, उसके डीएनए में ही परिवर्तन किया गया, समझिए, है ना। तो जब भी हम उसके मतलब कि जेनेटिक्स में उसमें हम परिवर्तन करके किसी फसल के नए रूप को जब करते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो ये कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसे हम जीएम क्रॉप भी कहते हैं। और भारत का फिलहाल एक ही बीटी कपास ही पहला ऐसा क्रॉप है जिसे व्यावसायिक रूप से आप क्या कर सकते हैं, उपज ले सकते हैं। अभी तक बहुत सारे और चल रहे हैं, उसमें प्रक्रियाएं हैं, रिसर्च में चल रहे हैं, जैसे बीटी सरसों की अभी बात की जा रही है, लेकिन अभी उसको व्यावसायिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी बहुत सारे मतलब उसमें डिबेट डिस्कशन चल रहे हैं कि क्या होगा, कहीं नुकसान तो नहीं होगा मानव समाज को इससे। तो उन सब चीज़ों पर अभी चल रहा है, जब होगा तब देखेंगे। फिलहाल बीटी कपास ही सिंगल क्रॉप है जो जीएम क्रॉप है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने देखा भारतीय कृषि का जो एक इंट्रोडक्शन पोर्शन होता है, उसके माध्यम से हमने उस एमसीक्यूज को कवर किया है। कल हम क्या करेंगे, जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और एंड देन कृषि का मशीनीकरण, और फिर हमारा बढ़ता है पशुपालन। तो इसमें से संबंधित जो एमसीक्यूज है उसको हम कल कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं। जय हिंद।